थे, जस्ट उन्हें चेक कर लीजिए कि आपने ऐसा ही किया है। तो ग्रुप 3A का नाम रखा जाएगा बोरॉन, क्योंकि उसके पहले एलिमेंट का नाम बोरॉन है। तो अब उसका जो पहला पॉइंट हमारा बनता है, उसी पैटर्न से जो हमने लास्ट टाइम किया है उसके मुताबिक, ऑफ metals and non-metal, और अल्कली मेटल, एल्कलाइन मेटल्स तर और नहीं है। नंबर contain 3 electrons in their तो ये पलक झपकी थी नेट ने, एक लम्हे के लिए गया और फिर रीस्टोर हुआ। द ओनली लॉस आई हैव फॉर दिस ब्लिंकिंग ऑफ आई कि जो 2 लाइनें मैंने लिखी थी वो गायब। बहरहाल नो प्रॉब्लम, जल्दी जल्दी लिख लेते हैं ताकि किसी को कोई इशू ना हो। बोरॉन फैमिली ग्रुप 3A, जिसका पहला पॉइंट था, दे कंसिस्ट ऑफ 4 metals and 1 non-metal। इसका दूसरा पॉइंट बनेगा, दे कंटेन 3 electrons in their last orbit। और फिर कहा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन of these elements ends at ns2np1, so they are p block elements। फिर their valency is 3, तो कैसे चलेगा? ये दोबारा मेरे साथ हुआ है, मैंने नेट अपना चेंज कर दिया है। अब इंशाल्लाह नहीं होगा, लेकिन मैं बार बार एक चीज लिखने की मूड में नहीं हूँ। सो
ये बातें लिख दी मैंने, फिर भी the electronic configuration of these elements ends at ns2 np1, so they are p block elements. Their valency is 3. तो ये 4 बातें हुई इनकी, और आखिरी बात थी कि दे आर electropositive and tends to donate 3 electrons to form trivalent cation. तो ये हमने ग्रुप 3A के बारे में लिखा। ग्रुप 4A आप क्रॉस चेक कर रहे हैं, क्योंकि मुझे उम्मीद ये है कि आप ऑलरेडी लिख चुके हैं, और नहीं लिख चुके तो ऐसी बात है फिर आप लिख रहे होंगे। कार्बन फैमिली ग्रुप 4A, एक मेटल कम हो जाएगा, एक नॉन मेटल बढ़ जाएगा, तो दे कंसिस्ट ऑफ 3 मेटल्स। वहाँ 4 मेटल, एक नॉन मेटल था, अब यहाँ 3 मेटल्स एंड 2 नॉन मेटल्स हैं। और कोई और स्पेशल नेम नहीं था, इसका भी नहीं है, सिस्टमैटिक बात हो रही है। अब इसके लास्ट ऑर्बिट में 4 इलेक्ट्रॉन है। दे कंटेन्स 4 इलेक्ट्रॉन्स इन देयर लास्ट ऑर्बिट। फिर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ends at ns2 np2 are p block elements. अब आपने यूं लिख दिया कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ दीज एलिमेंट्स एंड्स एट ns2 np4, दैट डजंट मेक एनी डिफरेंस। और इसी तरह देयर वैलेंसी इज। अब आखिरी बात में हम ये कन्फ्यूज करेंगे कि ये एलिमेंट्स इलेक्ट्रोपॉजिटिव भी हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिव भी हैं, और दे टेंड्स टू फॉर्म टेट्रावैलेंट कैटाइन एज वेल एज एनाइन। तो ये लफ्ज टेंड्स बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको ये जहन में रखना होगा कि ये जितनी भी बातें मैं लिख रहा हूँ ऑन द बेसिस ऑफ द पीरियोडिक टेबल एंड कॉन्फ़िगरेशन, वेल इट डज नॉट मीन्स कि तमाम के तमाम एलिमेंट 100% इन सारी बातों को इसी तरह फॉलो करते हैं और उनमें इसके अलावा और कोई बात नहीं है। नो, ये कहलाती है जनरल कैरेक्टरिस्टिक। जनरल का मतलब है जब हम किसी ग्रुप के बारे में कोई बात जनरलाइज बात करते हैं तो इसका मतलब होता है आइडियली वो बात सब में है, और अगर सब में नहीं है तो ज़्यादातर में है। मिसाल के तौर पर ये सेकेंड ईयर अल्लामा का ग्रुप हमेशा की तरह बहुत ज़्यादा अच्छे पढ़ने वाले बच्चों में होता है, और अमूमन हम जो रिजल्ट आते हैं तो इसकी क्लास से सबसे अच्छे रिजल्ट आते हैं। मतलब ये मैं आपके लिए खास तौर पे नहीं कह रहा हूँ, आई एम टॉकिंग अबाउट द लास्ट 22 ईयर्स एक्सपीरियंस जो मैंने पढ़ा है यहाँ पर। तो इसका ये भी मतलब नहीं है कि सेकेंड अल्लामा में जितने भी बच्चे होते हैं सारे ही बहुत बेहतरीन होते हैं। 2-4 ऐसे भी होते हैं जो ज़रा स्टैंडर्ड से कम पढ़ने वाले हैं। लेकिन वही बात है कि अब अगर मेरे पास 90 बच्चों की क्लास है और उसमें 85 प्लस बच्चे ऐसे हैं जो एक्स्ट्राऑर्डिनरी अच्छा पढ़ रहे हैं, 3-4 अच्छा नहीं पढ़ रहे, तो मैं जो कमेंट्स करूँगा ओवरऑल पूरी क्लास के बारे में, मैं वो उस बेस पर करूँगा जो मेजॉरिटी का बिहेवियर है। मैं उस माइनॉरिटी को इग्नोर कर दूँगा। दैट इज़ व्हाट वी आर सेइंग हियर। तो जितनी बातें हमने कही हैं उसमें से कुछ बातें ऐसी हैं जो 100% ये ग्रुप फॉलो करते हैं, और कुछ बातें ऐसी हैं जो ये ज़्यादातर करते हैं। ये आखिरी वाले पॉइंट का ताल्लुक उससे, इसीलिए इसमें लफ्ज़ लिखा गया दे टेंड्स, यानी ये कोशिश करते हैं कि इलेक्ट्रॉन लूज़ या गेन करके टेट्रावैलेंट कैटाइन और टेट्रावैलेंट एनाइन बनाएँ। तो इसका मतलब है हमने इस बात का मार्जिन रखा है कि बाज़ औक़ात ये ऐसा नहीं कर पाते होंगे। बहरहाल वो अलग माइनर बिहेवियर होगा इनका। तो इसलिए जुमले लिखते वक़्त हमने लिखा दे आर
both electropositive and electronegative and tends to donate and gain for tends to donate or gain for electrons to form tetravalent cation or anion. And if it make and it make no difference for me कि अगर किसी बच्चे ने ऑलमोस्ट यही बात लिखी है विद लिटिल बिट डिफरेंट स्ट्रक्चर ऑफ सेंटेंस, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ऐसे कोई लकीर की फकीर नहीं बनना है। यानी आपने ये मेंशन करना है कि इस ग्रुप के एलिमेंट्स इलेक्ट्रोपॉजिटिव इलेक्ट्रोनेगेटिव दोनों नेचर रखते हैं और कोशिश ये करते हैं कि टेट्रावेलेंट आइन बनाएं, चाहे वो कैटाइन हो या एनाइन हो। सो वॉट एवर द स्ट्रक्चर ऑफ योर सेंटेंसेस, इफ इट इज मेंशन कि ये जो बात मैंने कही है इट्स ऑल ओके। ग्रुप 5 से मामला इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट की तरफ चला जाता है। नाइट्रोजन फैमिली है ये ग्रुप 5A, एक मेटल और कम हो जाएगा और एक नॉन मेटल और बढ़ जाएगा। इसलिए पहले पॉइंट में लिखेंगे कि दे कंसिस्ट ऑफ टू मेटल्स नाउ एंड नॉन मेटल 3 हो गए, 3 नॉन मेटल्स। फिर they contain 5 electrons in their last orbit, ये भी सही हो गई बात। और फिर their electronic configuration of these elements ends at NS2 NP3. So they are P block elements और their valency is 3। फिर याद दिला दूं, वैलेंसी में प्लस माइनस नहीं लिखा जाता। सो वैलेंसी 3 शोज कि वॉट एवर दे आर डूइंग, लूजिंग और गेनिंग, वो 3 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो दे आर electronegative and tends to gain 3 electrons to form trivalent anion. जैसे दैट इज M-3, ये ग्रुप 5 हो गया। अब है ग्रुप 6, जिसको हम कहते हैं ऑक्सीजन फैमिली। और जाहिर सी बात है एक मेटल और कम, एक नॉन मेटल और ज्यादा हो गया, तो दे कंसिस्ट ऑफ one metal and 4 non-metals। फिर इसके बाद they contain 6 electrons in their last orbit। Electronic configuration of these elements ends at NS2 NP4, so they are
p block elements. Their valency is 2, or again they are also electronegative. They are electronegative in nature and tends to gain 2 electrons and form divalent ni, which is m-2. अब बहुत अच्छी तरह आपको अंदाजा हो रहा है, खासतौर पर जिन लोगों ने लिखा उनको भी और जो नहीं लिखा जिन्होंने उनको भी, कि ये वाकई बहुत सिस्टमैटिक है और इसका हमें फ़ायदा कितना होने वाला है अनबिलीवेबल है। वो अब हम देखेंगे आगे बहरहाल, अभी तो बता रहे हैं ना सिर्फ। तो आगे चलते हैं। 7A भी आखिरी वाला जो आपने खुद लिखा होगा, फिर वो 8A आ जाएगा जो मुझे ही बताना था। ग्रुप 7A को हम कहते हैं फ्लोरीन फैमिली। जैसा कि मैंने कहा, मैं स्ट्रिक्टली उस चीज़ को फॉलो कर रहा हूँ जो हमारी बुक ने डिस्क्राइब किया, वरना देयर आर मैनी अदर ऑप्शंस। मिसाल के तौर पे जो मैं नाम दे रहा हूँ कि हर ग्रुप को उसके पहले मेंबर के नाम पे, ग्रुप 1A को लिथियम फैमिली, ग्रुप 2A को बेरिलियम फैमिली, ग्रुप 3 को बोरॉन फैमिली, फिर कार्बन फैमिली, नाइट्रोजन फैमिली, ऑक्सीजन फैमिली, नाउ फ्लोरीन फैमिली। इसमें एक और ऑल्टरनेटिव भी है कि हम हर ग्रुप को उसके पहले 2 मेंबर्स के नाम से याद करें। तो इस तरह ग्रुप 1A का पहला मेंबर लिथियम था, दूसरा सोडियम था, तो उस ग्रुप को लिथियम एंड सोडियम फैमिली भी कहते हैं। इसी तरह ग्रुप 2A वाले का पहला मेंबर बेरिलियम था, दूसरा मैग्नीशियम था, तो उसे बेरिलियम एंड मैग्नीशियम फैमिली भी कहते हैं। तो अगर कहीं किसी को ये लिखा हुआ नजर आए तो यस, इट इज ऑल्सो यूज्ड। हमारी बुक ने चूंकि एक नाम वाले सिस्टम को ज्यादा अडॉप्ट किया है, तो मैं इसीलिए उसी को फॉलो कर रहा हूँ। तो यहाँ अब सारे नॉन मेटल हैं, ठीक है ना। हमें जो तरतीब चल रही थी कि एक एक मेटल कम करें, तो पिछले वाले ग्रुप में एक मेटल था, 4 नॉन मेटल थे। अब एक मेटल कम किया तो अब मेटल 0 हो गया और सारे के सारे नॉन मेटल हैं। तो दे कंसिस्ट ऑफ 5 नॉन मेटल्स also called हेलोजेंस। तो ग्रुप 1A और 2A की तरह अभी जो आखिरी 2 ग्रुप हैं इनके स्पेशल नाम है, क्योंकि ये सारे नॉन मेटल हैं, इन्हें हेलोजेंस कहते हैं, और इसके बाद वाले सारे नॉन मेटल हैं, उन्हें नोबल गैसेस कहेंगे। तो दे कंटेन 7 electrons in their last orbit, और इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन of these elements ends at NH2 NP5, so they are p block elements. Their valency is 1, and they are electronegative and tends to accept or tends to gain 1 electron to form monovalent ani. तो ये हमारे वो सारे ग्रुप हो गए जो मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि आपने लिखा होगा, और अगर
लिखा है, तो अगर कोई भी हल्की फुल्की करेक्शन थी तो आपने कर ली होगी। ये जहन में रहे कि वेल दीज आर द फॉर्मेट ऑफ सेंटेंसेस आई मेड। तो ये ज़रूरी नहीं है कि वो बिल्कुल ही लकीर के फरीक होते हुए एक इज़ ऑफ भी आपका और मेरा मैच करता हो। मैसेज, हमारे पहले पॉइंट में हम उस ग्रुप के अंदर मौजूद मेटल्स और नॉन मेटल्स की तादाद बताते हैं, और अगर उनका कोई स्पेशल नाम है तो बताते हैं। दूसरे पॉइंट में हम ये बताते हैं उन एलिमेंट्स के लास्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन हैं। तीसरे में उनकी कॉन्फ़िगरेशन कहाँ ख़त्म होती है और उनका ताल्लुक एस ब्लॉक से है या पी ब्लॉक से है। चौथे में हम उनकी वैलेंसी बताते हैं और पाँचवें में हम उसकी नेचर बताते हैं कि वो इलेक्ट्रोपॉजिटिव है या इलेक्ट्रोनेगेटिव है, और कितने इलेक्ट्रॉन लॉस या गेन करके वो किस किस्म का कैटायन बनाने का रुझान रखता है। ठीक है ना, ज़्यादातर क्या करता है। अब आखिरी पॉइंट में मैंने ये कहा था कि बिकॉज ऑफ द इंट्रोडक्शन ऑफ हीलियम, जो हर लिहाज से अपनी प्रॉपर्टीज की हर बात के लिहाज से नोबेल गैसेस जाता है विदाउट एनी डाउट, अलबत्ता बज़ाहिर उसकी कॉन्फ़िगरेशन हमें अलग दिखाई देती है। भाई उसकी वजह ये है कि आपने अपनी कॉन्फ़िगरेशन में सब शेल्स के नाम रखकर निशानी बनाई हुई है। हमारा पॉइंट था कि ये देखें कि एलिमेंट्स को पीरियोडिक टेबल में इस बेस पे नहीं रखना है कि उसके लास्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन हैं या कितने इलेक्ट्रॉन नहीं हैं, बल्कि हमने ज़्यादा मुनासिब लफ्ज़ यूँ कहिए कि हम ये देखेंगे व्हाट इज़ द सिचुएशन ऑफ द लास्ट ऑर्बिट। तो सिचुएशन के अंदर फिर तादाद की इंपॉर्टेंस नहीं है, ये देखना है कि नोबेल गैस से मुराद वो एलिमेंट है जिनमें लास्ट ऑर्बिट भरा हुआ है। अब अगर फर्स्ट ऑर्बिट में हैं ही 2 इलेक्ट्रॉन, तो इसका मतलब है फर्स्ट ऑर्बिट 2 इलेक्ट्रॉन के साथ भर जाएगा। बाकी एलिमेंट्स के लास्ट ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन आते हैं तब वो नोबेल गैस बनते हैं, लेकिन हीलियम 2 इलेक्ट्रॉन के बाद ही बन गया क्योंकि उसके पास फर्स्ट ऑर्बिट है, उसमें सिर्फ 2 ही इलेक्ट्रॉन आते हैं। तो बज़ाहिर फर्क आ गया कि बाकी सारी नोबेल गैसेस के लास्ट ऑर्बिट में ऑक्टेड है, they can contain 8 electrons, so their configuration finishes at s2p6, but helium has an exceptional configuration of s2। तो कहने में फर्क आ गया कि एक में s2 है और एक में s2p6, लेकिन क्वालिटी एक ही है। s2 के साथ हीलियम का ऑर्बिट पूरा भर गया है और वो स्टेबल हो गया है, और बाकी नोबेल गैसेस s2p6 के साथ भर गए हैं और स्टेबल हो गए। तो हमने यहाँ पर सिर्फ ये स्पेशल काम किया कि ये देखते हुए कि हमारा असल कंसर्न तो प्रॉपर्टीज है, तो अगर प्रॉपर्टीज मैच हो रही हैं तो हम इस छोटे से इशू को इग्नोर करेंगे कि व्हाट इज द वैलेंस शेल कॉन्फ़िगरेशन ऑफ हीलियम एंड व्हाट इज द वैलेंस शेल कॉन्फ़िगरेशन ऑफ अदर नोबेल गैसेस। और चूंकि हम ऐसा करेंगे तो इसका तस्करा हर हाल में किया जाएगा कि आपको याद रहे कि तमाम नोबेल गैसेस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के लिहाज से सेम नहीं है, अलबत्ता अपनी प्रॉपर्टीज के लिहाज से 100% सेम है। तो ये बहरहाल क्योंकि बाकी सारे एलिमेंट्स में आपको क्या एडवांटेज नजर आ रहा है, वो कॉन्फ़िगरेशन के हिसाब से भी सेम है, प्रॉपर्टीज के हिसाब से भी सेम है। तो अब अगर कोई एलिमेंट जरा सा भी हटके दिखाएगा तो आपको उसका तस्करा तो करना पड़ेगा ना। तो इसलिए ये बात कैसे पॉइंट आउट करेंगे, आइए देखते हैं। ग्रुप 8A, हमें हर जगह पर हीलियम की इंडिविजुअलिटी को कंसीडर करना होगा, उसके यूनिकनेस का तस्करा करना होगा। इस ग्रुप को हम हीलियम फैमिली भी कहते हैं और हीलियम एंड नियॉन फैमिली भी कहते हैं। So I just write first the helium family because helium is the first member of group 8A। अच्छा, अब इसमें 2 बातें और हैं, एक बात और अहम हो जाएगी। तो ये मैं आपको खास तौर पे लिखा रहा हूँ हीलियम के कैरेक्टर के साथ। एक और बात क्या है, मैं अभी तक हम पीरियोडिक टेबल पढ़ रहे हैं, ये जहन में रखिएगा। हमने अभी तक कोई एलिमेंट की प्रॉपर्टीज नहीं पढ़ी है, तो अभी हम किसी पे बहस नहीं कर रहे कि अच्छा जो सर आपने कहा कि ये एलिमेंट जो है 4 इलेक्ट्रॉन गेन करता है या लूज करता है तो कैसे करता होगा या कैसे नहीं करता, ये अभी हमने कोई कैरेक्टरिस्टिक नहीं पढ़ रहे हैं, हम पीरियोडिक टेबल पढ़ रहे हैं। हम सिर्फ आपको ये बता रहे हैं, देखिए कितना जबरदस्त हिसाब है कि पीरियोडिक टेबल की फला लाइन पर उंगली रखेंगे आपको एक जैसे एलिमेंट मिलेंगे, हम ये बता रहे हैं। आगे जब हम इस पीरियोडिक टेबल की मदद से एलिमेंट्स को पढ़ेंगे तो जैसा मैंने कहा, हमारे एक चैप्टर का नाम एस ब्लॉक है, एक का नाम पी ब्लॉक है, एक का नाम डी ब्लॉक है, एक का नाम एफ ब्लॉक है। वेल एफ ब्लॉक हम पढ़ते नहीं, डी और एफ मिलाकर एक चैप्टर बना हुआ है। तो जब हम ब्लॉक्स के साथ साथ ग्रुप का भी हिसाब किताब है, तो अब जब हम आगे पढ़ेंगे तो हम ग्रुप 1A को तफसील से पढ़ेंगे, 2A को तफसील से पढ़ेंगे, उस वक्त हम पढ़ेंगे, अभी तो सिर्फ हमने बताया है। 3A, 4A, 5A, 6A, 7A, इन सब ग्रुप्स को किसी को थोड़ा, किसी को डिटेल में, लेकिन ये सब ग्रुप के कोई ना कोई टॉपिक या टॉपिक्स हमारे सिलेबस में आगे हमारा इंतजार कर रहे हैं। अगर किसी ग्रुप के बारे में हम अब कुछ और नहीं पढ़ेंगे तो वो है 8A। इत्तेफाक से हमारे पूरे सिलेबस में अब 8A के मुतालिक और कोई बात नहीं, इसका मतलब जितनी बातें मुझे 8A की यहाँ आपको बतानी है वो
शुरू भी यही होंगी और ख़त्म भी यही होंगी, इसके बाद कोई बात नहीं होगी। इसलिए हम चाहेंगे कि इसको जितना भी तफसीलात बता सकते हैं अभी बता दें। फर्स्ट पॉइंट, फॉर्मेट ऑलमोस्ट वही है, बस हीलियम की वजह से थोड़ी सी बातें बढ़ जाएंगी। पहला पॉइंट क्या होना चाहिए, दे कंसिस्ट ऑफ 6 नॉन मेटल्स also called नोबेल गैसेस। आप भी लिखते हैं तो ये पॉइंट तो ऐसे ही लिखते हैं, दे कंटेन 8 electrons in their last orbit। आप भी ऐसे ही लिखते हैं, लेकिन अब आपको ख्याल आएगा सर होल्ड ऑन, सारी नोबेल गैसेस के तो लास्ट ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन नहीं है ना, अभी भी आपने बताया हीलियम। तो इसका मतलब है जैसे ही आपने ये लाइन लिखी साथ में लिखेंगे एक्सेप्ट हीलियम विच कंटेन 2 इलेक्ट्रॉन्स। तो हम एक तरह से हीलियम की ये खास बात एडमिट कर रहे हैं कि डिस्पाइट ऑफ difference in their atomic structure with the other noble gases, but since the behavior is identical, इसलिए no problem, हम इसको इसके behavior की वजह से नोबेल गैसेस पे रख रहे हैं without any doubt, और किसी को इस पे कोई एतराज नहीं है। अच्छा, तीसरी बात लिखते थे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन of these elements ends at NS2 NP6, so they are P block elements। ख्याल आएगा हीलियम का, हमने लिखा एक्सेप्ट हीलियम विथ कॉन्फ़िगरेशन 1s2। बाकी सबकी कॉन्फ़िगरेशन NS2 NP6 होगी, मगर हीलियम का डिस्टिंक्शन कैरेक्टर है वो 1s2। अब चौथी बात वैलेंसी, देयर वैलेंसी इज 0। अब इसमें कोई एक्सेप्शन नहीं है, तमाम नोबेल गैसेस की वैलेंसी 0, चाहे वो हीलियम है चाहे वो बाकी नोबेल गैसेस हैं, उन सब की कॉन्फ़िगरेशन इस तरह से है कि उनकी वैलेंसी 0 है। देयर इज नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इन देम, वो किसी से रिएक्शन नहीं करते, कोई बॉन्ड नहीं बनाते, वैलेंसी इज 0, देयरफॉर they are also called zero group elements। इनका एक नया नाम है जीरो ग्रुप एलिमेंट कहते हैं। असल में ये लफ्ज 8A पर एतराज कर देते हैं कि जब आपने निशानी ये बनाई है कि 7A का मतलब है वो एलिमेंट जिनके लास्ट ऑर्बिट में 7 इलेक्ट्रॉन है, तो 8A का मतलब वो एलिमेंट जिनके लास्ट ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन है, तो फिर हीलियम क्या कर रहा है यहाँ पे, बाहर निकालो इसको। तो इसका एतराज खत्म करने के लिए कुछ लोगों ने अपने पीरियोडिक टेबल में ग्रुप 8A के नाम की जगह लिखा है ग्रुप 0। तो जीरो ग्रुप इस सेंस में कर दिया है कि इन एलिमेंट्स की वैलेंसी 0 है। उन्होंने यहाँ थोड़ा सा मिजाज बदल दिया ताकि सारे एलिमेंट्स की रिप्रेजेंटेशन की लॉजिक बन जाए, हीलियम की भी 0 है, सबकी 0 है। तो कुछ बुक्स में इसे जीरो ग्रुप भी कहा जाता है, हमारी बुक ने 8A ही लिखा है, लेकिन हम ये जीरो ग्रुप वाला नाम भी यूज करते हैं, इसलिए हमें पता हो। आखिरी पॉइंट, जो अब ये ना इलेक्ट्रो पॉजिटिव है ना इलेक्ट्रो नेगेटिव है, तो क्या लिखेंगे, दे आर colorless diamagnetic and non-reactive gases, also called inert gases। ये बन गई पूरी बात। तो अब भाई ये गैसेस कलरलेस हैं, इनका कोई कलर नहीं है, सही होगी बात, सबका कोई कलर नहीं है, हवा में होती नजर नहीं आती। डायामैग्नेटिक का मतलब है नॉन मैग्नेटिक, यानी इन्हें मैग्नेट की मदद से अट्रैक्ट नहीं किया जा सकता।
और नॉन रिएक्टिव है, किसी से रिएक्शन नहीं करती। हाँ, अब अगर आप किसी चीज को अजीब सा महसूस करेंगे तो वो ये लफ्ज डायमैग्नेटिक पे करेंगे। भाई अगर मैग्नेट इन्हें अट्रैक्ट नहीं करता तो इस वक्त इसका तस्करा करने की क्या जरूरत थी? और तो किसी एलिमेंट में ना बताया आपने कि मैग्नेट उन्हें अट्रैक्ट करता है नहीं करता, इधर क्या आपको मुसीबत पड़ गई बताने की? तो उसकी एक वजह है, और उसकी वजह ये है कि याद रहे लफ्ज मैग्नेटिक, कोई भी सब्सटेंस अगर मैग्नेटिक है, उस मैग्नेटिक का मतलब होता है अमूमन या तो खुद मैग्नेट है या मैग्नेट की मदद से अट्रैक्ट हो जाता है, तो उसे मैग्नेटिक कहते हैं। उसके लिए शर्त होती है कि उसके एटम में कम से कम एक इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड हो। तो जो डायामैग्नेटिक होते हैं या नॉन मैग्नेटिक होते हैं, उनमें सारे इलेक्ट्रॉन पेयर्ड होते हैं, उनमें कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं होता। तो बेसिकली यहाँ लफ्ज डायामैग्नेटिक से हम क्या बताना चाहते हैं कि नोबेल गैसेस के एटम में तमाम इलेक्ट्रॉन्स पेयर बनाए हुए हैं, उनमें से कोई भी इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड नहीं है। और इसकी हैसियत क्या बात है, जब किसी एटम में कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है तो उस अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की तादाद को उसकी वैलेंसी कहा जाता है। अगर किसी एटम में एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो उसकी वैलेंसी 1 है, किसी के एटम में 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो उसकी वैलेंसी 2 है, तो किसी के एटम में कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है तो उसकी वैलेंसी 0 है। तो इनकी जो ये खूबी है कि इनकी वैलेंसी 0 है, ये बेसिकली इसको जस्टिफाई करने के लिए हमने लिखा है कि हमें कैसे यकीन हो जाता है कि इनकी वैलेंसी 0 है, क्योंकि 0 है तभी तो ये डायामैग्नेटिक है। अगर इनमें कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता तो ये मैग्नेट को रेस्पॉन्स करते। दैट्स व्हाई वी यूज दिस वर्ड डायामैग्नेटिक। नॉन रिएक्टिव हैं, किसी से रिएक्शन नहीं करते, इसलिए कहलाते हैं इनर्ट गैसेस। ये हैं अब सारी बातें जो हमने लिख ली आपके सामने। और जाहिर सी बात है कि अगर आपने इसे पहले से लिख लिया था या मेरे साथ साथ कॉपी कर लिया था अच्छी बात है, लेकिन फिर भी एहतियातन ये सारी स्लाइड्स में शेयर कर दूंगा ताकि किसी ने बात को देखने के चक्कर में, समझने के चक्कर में नहीं लिखा तो उसे कोई लॉस ना हो। ये अब पूरी ग्रुप्स की डिटेल हो गई, लेकिन अभी सिर्फ फैमिली ए हुई है। जितना सिस्टमैटिक अंदाज फैमिली ए में है वैसा ही फैमिली बी। अब हम उसी तरह पीरियोडिक टेबल को दोबारा बनाएंगे और अब की दफा साइट्स की फिक्र नहीं करेंगे, दरमियान वाले हिस्से को लेबल करेंगे और उसकी बातें करेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम। टाइम हो गया इसलिए मैं चाहूंगा कि अभी फिलहाल क्लास खत्म कर देते हैं। थैंक यू।